हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो अपना अध्याय चल रहा था, कौन सा भी? चैप्टर नंबर 15 पादप वृद्धि, जिसमें हमने छोटी छोटी बातें पढ़ ली थी। आज हम थोड़ा सा आगे और बातें करेंगे और वृद्धि दर के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि दर होती क्या है। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि कहते हैं, वृद्धि दर कहा जाता है। ये कहना चाहता है कि समय की इकाई, इकाई समय, इकाई समय, इकाई समय का यहां आप मान के चलो, वो आपको 1 सेकंड भी बोल सकता है, 1 मिनट भी बोल सकता है, 1 घंटा भी बोल सकता है और 1 दिन भी बोल सकता है। कि 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में कोई भी पादप है वो कितनी वृद्धि कर रहा है, कितनी वृद्धि कर रहा है, उसे बोलते हैं वृद्धि दर। उसे क्या बोलते हैं? वृद्धि दर बोलते हैं। अतः वृद्धि दर की गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। बिल्कुल भाई। अंक गणितीय में बात करें तो एक से ये कोशिकाएं, ये से ये से ये, इस तरह से। और अगर ज्यामितीय रूप से देखें तो इस तरह से बढ़ेगी। होता क्या है? युग्मक विभाजन। ये एक युग्मक है, इसके अंदर हुआ विभाजन, फिर ये 4, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से विभाजित होता रहता है, और लास्ट में जाकर एक विभाजन में जो समर्थ हैं ये कोशिकाएं हैं, और ये विभाजन में असमर्थ वाली कोशिकाएं हैं। इस तरीके से विभाजन होता रहता है। ठीक है, चलिए। वृद्धि दर अंकगणितीय और ज्यामितीय रेखांकित संवर्धन हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के केवल अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित व परिपक्व होती रहती है। ये कहा है कि समसूत्री विभाजन के बाद एक कोशिका तो लगातार विभाजित होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, और दूसरी क्या होती रहती है? विभेदित होती रहती है और परिवर्धित होती रहती है, यानी कि खुद के अंदर ही विभाजित होती रहती है और कोशिकांग वगैरह या परिपक्व होने का वो अपना काम करती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर वर्गीकृत मूल रूप में देख सकते हैं, जिसे अंक की लंबाई के विरुद्ध अतिरेकित की गई है। चलो ये आप देख लो, ये है समय और ये है आपका पादपों की ऊंचाई। तो एक निश्चित समय के बाद पादपों की ऊंचाई बढ़ती रहती है। सीधा सा ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे पादप की ऊंचाई बढ़ेगी, इसमें कोई नई बात है ही नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पर है एल टी, L0 प्लस आर टी। एल टी है टाइम, टी के समय लंबाई, टाइम शून्य के समय लंबाई, टी वृद्धि दर की समय इकाई। ठीक है, आइए अब देखिए ज्यामितीय वृद्धि में क्या होती है। हालांकि अधिकतर प्राणियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है और इसके बाद तीव्र गति से चरघातांकी में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं एक समसूत्री कोशिका विभाजन का अंकुरण करती हैं, अनुकरण करती हैं तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करने पर काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के बाद वृद्धि धीमी पड़ सकती है, जिससे बढ़ जाती है। ये कह रहा है कि अगर हम आगे बात करें तो कोशिकाएं क्या होती हैं? वृद्धि करती हैं, और पहले तो धीमी वृद्धि करती हैं शुरू शुरू में, बाद एकदम से तीव्र वृद्धि करती है, और बाद में अगर जो संसाधन है वो सीमित हो जाए तो वृद्धि होती है वो धीमी पड़ सकती है। ठीक है, इसे विशिष्ट चक्र एस वक्र प्राप्त करते हैं। इस वक्र में सभी जीवित प्राणियों की विशेषता है जो स्वाभाविक परिमाण में बढ़ सकती है। सब यह सभी कोशिकाओं, उत्कों, एक पौधों के विशेष अंगों को आदर्श है। क्या आप अन्य ऐसे मानते हैं कि उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जो मौसमी क्रियाकलाप को प्रकट करने के लिए वर्ष आप किस तरह से वक्र को अपेक्षा कर सकते हैं? ये देखो, ये पहले धीमी वृद्धि हुई, फिर एकदम से वृद्धि हुई, और फिर कारणों की कमी की वजह से कम हो गई। इस तरीके से आपका ग्राफ है, कुछ नहीं है। 10 वर्ग सेंटीमीटर, 55 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपकी वृद्धि के डायग्राम दिखाए गए हैं। वृद्धि के लिए दशाएं, वृद्धि के लिए क्या है? दशाएं हैं कि वृद्धि के लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं। आप यह लिखने की कोशिश क्यों नहीं करते कि पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी चीजें क्या है? इस सूची में पौधे की वृद्धि के लिए आपको जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पोषक तत्व आवश्यक होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती हैं, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भाई, आकार में वृद्धि होकर पौधे वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्तन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ा रहता है। तो
पौधे की वृद्धि और उसका परिवर्धन किसकी उपस्थिति पर जुड़ा रहता है? पानी की स्थिति और उसकी उपलब्धता पर। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध रहता है। तो जल क्या काम करता है? वृद्धि के लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं, जल क्या काम करता है? जो वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं उनके लिए जल उपलब्ध करवाता है, ताकि एक माध्यम उपलब्ध करवाता है ताकि एंजाइम्स है वो आसानी से क्रिया कर सकें। ऑक्सीजन उपापचय से ऊर्जा मुक्त करने में मदद करता है। पौधों द्वारा पोषक स्थूल व सूक्ष्म आवश्यक तत्व की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। और पोषक तत्व आपको पता ही है कि उसके जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पादप के लिए इष्टतम ताप परिसर होता है। इष्टतम ताप यानी कि एक निश्चित ताप परिसर होता है, उसी ताप के अंदर वो काम कर सकता है, जो कि उसकी वृद्धि के लिए अत्यंत ही अनुकूल होता है। इस ताप के दायरे में किसी प्रकार का विलगाव व उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर ताप कम ज्यादा हुआ तो वहां पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय संकेत जैसे कि प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण विवृद्धि के कुछ अवस्थाओं को लिए प्रभावित होते हैं। प्रकाश और ग्रेविटी भी इसके पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। और अगला है आपका, वैसे तो इसमें कुछ खास है नहीं, पर फिर भी अपने थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं। चलिए, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, ये तीन बातें हैं। विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। मूल शिखाग्र यानी कि मूल के आगे वाला भाग, विभजोतक तथा प्रवाहशील शिखाग्र विभजोतक से आने वाली कोशिकाओं और कैम्बियम विभेदक होती है तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कहलाती है। यानी कि मूल शिखाग्र विभजोतक होता है, प्रवाह शिखाग्र विभेदक से आने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो सारी क्या करती हैं? विभेदन करती हैं। वे अपनी कोशिका भित्ति व जीव द्रव्य दोनों में ही कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। वे अपनी क्या करती हैं? कोशिका भित्ति में बदलाव करती है और जीव द्रव्य में कुछ व्यापक बदलाव करती हैं। उदाहरण स्वरूप एक वाहिनीय तत्व में बनने की कोशिका अपने जीव द्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोजिक द्वितीय कोशिका भित्ति का विकसित होती है। और एक क्या करती है? मान लीजिए एक तत्व को वो खोती है तो दूसरी बार ये क्या बनाती है? लिग्नो सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। आप पौधों के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं और उसकी संबंधित क्रियाकलापों से स्थापित करने की कोशिश करें। देखते हैं, पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं। जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है, इसे कहते हैं निर्विभेदन। क्या होता है? कुछ पौधों में जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास प्रावस्थाओं में पुनः विभाजन के लिए क्षमता भी रखती हैं, जिसे कहते हैं निर्विभेदन। उदाहरण के तौर पर अंतरापुल वाहिनीय कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम, ये किसको दर्शाती हैं? निर्विभेदन को दर्शाती हैं। निर्विभेदित कोशिकाएं ऊतकों द्वारा उत्पादित कोशिका के बाद फिर से विभाजन की क्षमता खो देती हैं ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती है। एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाई जो पुनर्विभेदन को उत्पाद हों। आप उभेद को कैसे वर्णन करेंगे? आप उस मृदुत्व कोशिका को जिसे प्रयोगशाला के नियंत्रण में पादप संवर्धन के दौरान विभाजित किया जा रहा हो। अनुभाग 15.1 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधे वृद्धि अनुमुक्त होती है, अर्थात परिमीय और अपरिमित हो सकती है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन की क्रिया भी होती है, क्योंकि ठीक उसी विभजोतक से पैदा हुए ऊतक कोशिकाएं परिपक्व होने से भिन्न रचनाएं तैयार होती हैं। क्योंकि उसी विभजोतक से ही क्या होता है? पादप कोशिकाओं की विभिन्न रचनाएं तैयार होती हैं। कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान में भी निर्भर करता है। जो अंतिम संरचना होती है वो कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभजोतक से दूरस्थ कोशिका मूलगोप कोशिका के रूप में विभक्त होती है। शिखाग्र कोशिका से क्या बनता है? मूलगोप, जो मैंने आपको 5वें चैप्टर में बताया था कि मूलगोप क्या होता है। ठीक है, जबकि बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है, बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती है। क्या उन्हें उभयनिष्ठ के कुछ विशेष साधन से जुड़ना चाहेंगे? अगला है परिवर्धन। कुछ भी नहीं है। परिवर्धन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल है जो बीज अंकुरण से लेकर जरावस्था के बीज में आते हैं। लो भी, परिवर्तन का मतलब क्या है? यानी कि बीज का अंकुरण हुआ,
अब बीज अंकुरण के बाद में वो आगे क्या काम करेगा, फिर वो क्या काम करेगा, फिर क्या काम करेगा, फिर क्या काम करेगा, ऐसे ऐसे करते तक जब अंत में उसकी जरा अवस्था आएगी, यानी कि पूर्णतः परिपक्व हो चुका होगा, पूर्णतः परिपक्व हो गया है, तो उसमें जो सारा यहां से लेकर जितना भी काम हुआ है वो सारा का सारा परिवर्धन में काउंट हो जाएगा। मानव में इसकी बात करें तो आपने देखा होगा कि जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद, निषेचित अंडे के बाद फिर 9 महीने का समय चलता है और उसके बाद में फिर पूर्णतः युवक तक उसमें बदलाव होते रहते हैं, वो सारा का सारा परिवर्तन की कैटेगरी में आ जाता है। तो देखो भाई, कोशिका विभाजन विभजोतक ऊतकों में, और इधर प्लाज्मोडायनेमिक वृद्धि, फिर विभेदन, और अंत में ये विभेदन हुआ, फिर क्या हुआ, दीर्घीकरण हुआ, दीर्घीकरण परिपक्व हुआ, परिपक्व कोशिका हुई, जरावस्था आई, और अंत में मृत्यु। ये सारा स्टेप आपको पता ही है कि विभजोतक, प्लाज्मोडायनेमिक वृद्धि, विभेदन, विभेदन के बाद दीर्घीकरण, बड़ी होगी, परिपक्व होगा, परिपक्व कोशिका बनेगी, और जरावस्था आ जाएगी, और जरावस्था बाद में अंत में मृत्यु हो जाएगी। ये चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या कहने का ये प्रयास करता है। बहुत गर्मी है। पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन क्रमिक प्रक्रियाओं के रूप में देख सकते हैं। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को गठन कर सके। इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये कह रहे हैं पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं ताकि विभिन्न तरह की रचनाओं का गठन कर सकें, और इस क्षमता को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। यानी कि पौधे अंकुरण से लेकर पर्यावरण के साथ विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, उनके प्रभाव से विभिन्न अलग अलग चरणों को अपनाते हैं, और इससे विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है, और पौधों की इस क्षमता को क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कपास, धनिया, लॉक्स पर आदि विभिन्न आकार की पत्तियां इन पौधों की पत्तियों को आवश्यक किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था में भिन्न होता है। दूसरी तरफ बट कप में कोशिकाओं का वायवीय भागों में अलग होता है और नमक प्लास्टिक संरचना में अलग होता है। ये देखो, तरुण में अलग है, प्रौढ़ में अलग है, अलग, यहाँ पर सारे के सारे अलग अलग पत्तियों के भाग है। तो वो अपनी अवस्थाओं, अपनी कंडीशंस के आधार पर अपनी अवस्था, अपने जो शारीरिक संरचना को वो है चेंज करते रहते हैं। अगला है, अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्तन बहुत ही निकट संबंध है, यानी कि ये तीनों आपस में बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। व्यापक तौर पर परिवर्तन को वृद्धि और विभेदन के योग के रूप में कहा जा सकता है, यानी कि परिवर्तन को अगर कहें तो वृद्धि और विभेदन का संयुक्त रूप आप कह सकते हैं। पौधे में परिवर्तन अर्थात वृद्धि और विभेदन दोनों आंतरिक और बाह्य कारकों से नियंत्रित है। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय, आनुवंशिक तथा अंतर कोशिकीय कारक होते हैं, जैसे पादवर्धी नियामक रसायन शामिल होते हैं, जबकि बाह्य में प्रकाश, तापमान, क्रम, जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्व आदि। ये कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती है, एक तो बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। बाह्य कारक में आपके क्या होते हैं, विभिन्न एंजाइम्स होते हैं, आनुवंशिकता होती है, अंतरकोशिकीय, कोशिकीय कारक होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। और अगर बाह्य की बात करें तो जिसमें प्रकाश हो गया, तापक्रम हो गया, और जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गए, वो सारे के सारे बाहरी कारकों में आ जाते हैं। तो कल हम बात करेंगे पादप वृद्धि नियामक के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको इतनी क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो जरूर बताना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।